करेंगे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नाम का चैप्टर, जो डॉक्टर हैरियट, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं बच्चे द थीफ स्टोरी, और ये है अनिल और हरी के बारे में एक स्टोरी। तब कॉल आता है और अब बताया जा रहा है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। ट्रिकल आइडिया क्या है? तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है ना हमें बताता है कि एक चीज़ तो किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। अनिल के पास पैसा है तो उसके मन में वो ग्रीड आ जाती है, उसके मन में वो लालच आ जाता है कि तो वो देखता है कि वो 600 रुपए थे 50-50 की डिनोमिनेशन के अंदर, यानी नोट्स कितने थे? 50-50 के नोट्स थे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने समरी सीरीज में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने जितने भी चैप्टर्स एंड पोम्स करी हैं वो सब आपको क्लियर होंगी। तो बच्चे, पहले लेक्चर में हमने किया था अ लेटर टू गॉड, अगले में हमने किया डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड टाइगर इन द जू पोम, और आज हम लोग करने वाले हैं बच्चे हमारे अगले दो चैप्टर्स, जैसा आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एंड द थीफ स्टोरी। ये दोनों के दोनों बच्चे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से आए हैं, और इन दोनों चैप्टर की समरीज हमारी आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने करनी है। आई होप आप लोगों को पिछली समरीज क्लियर होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर चल रही हैं, कोई परेशानी, दिक्कत, दुख दर्द, पीड़ा कुछ भी नहीं होने वाला है आप लोगों को। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्लास को। आज हम लोगों ने क्या क्या करना है, आज का टारगेट क्या होने वाला है? सबसे पहले हम करेंगे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नाम का चैप्टर, जो डॉक्टर हैरियट और एक डॉग जिसका नाम है ट्रिकी, उनकी स्टोरी है। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं बच्चे द थीफ स्टोरी, और ये है अनिल और हरी के बारे में एक स्टोरी, अनिल एंड हरी के बारे में एक स्टोरी। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और एक बहुत बढ़िया, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ गुडनेस। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, एंड पहला टॉपिक इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी दैट इज रिटन बाय जेम्स एल्फ्रेड वाइट। ये चैप्टर बच्चे है एक डॉक्टर के बारे में जो एनिमल डॉक्टर थे, यानी वेटरनरी सर्जन थे। ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर्स कौन से होते हैं आप लोग अपने पास भी लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। बच्चे, वेटरनरी सर्जन्स कौन से होते हैं? वेटरनरी सर्जन्स होते हैं वो डॉक्टर्स जो एनिमल्स का ध्यान रखते हैं। ठीक है, जो एनिमल डॉक्टर्स होते हैं उन्हें आप कहते हैं वेटरनरी सर्जन। तो हमारी स्टोरी में हमारे पास डॉक्टर हैरियट, क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर हैरियट जो है वो वेटरनरी सर्जन है। ट्रिकी हमारे पास वो मोटा डॉग है जिसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर हैरियट करने वाले हैं, और ट्रिकी की ओनर हमारे पास कौन है? ट्रिकी की ओनर है हमारे पास मिसेस पम्फ्रे। ठीक है, कौन है? मिसेस पम्फ्रे। अब मिसेस पम्फ्रे को अपने डॉग से इतना ज्यादा प्यार, कोई कहने की हद नहीं, इतना प्यार कि अपने डॉगी को चॉकलेट्स खिलाना, मिल्क शेक्स पिलाना, वाइन देना, ब्रांडी देना, खाने पीने की चीजें देना, इतना अच्छा लगता था कि वो अपने डॉग को ये सब चीजें खिलाती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनका डॉग मोटा होता गया, और मोटा होते होते बिल्कुल बीमार हो गया। तो बीमार होकर डॉग के रेस्क्यू में आते हैं डॉक्टर हैरियट, और जब वो ये चीज को देखते हैं कि ट्रिकी का हाल तो बहुत बुरा है, तब वो डिसाइड करते हैं कि अब बारी है ट्रिकी को ठीक करने की। तो डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर जाते हैं अपने वेटरनरी सर्जरी के अंदर, और सर्जरी वो जगह है जहां पर डॉग्स को रखा जाता था, और सर्जरी में ट्रिकी की ट्रीटमेंट की जाती है। अब वो ट्रीटमेंट कैसे की जाती है वो चैप्टर में आप लोग साइड बाय साइड देखेंगे। ट्रिकी की ट्रीटमेंट वहां की जाती है, ट्रिकी को सही किया जाता है, और सही करने के बाद ट्रिकी को वापस भेज दिया जाता है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को और देखते हैं इस चैप्टर की समरी। तो यहाँ पर बच्चे जो नैरेटर हैं, यानी हमारे जो कहानी को सुनाने वाले कथाकार हैं, वो कौन है? उनका नाम है डॉक्टर हैरियट। पूरी स्टोरी हमें कौन सुनाने वाला है? पूरी स्टोरी के जो हमें कथाकार हैं, जो पूरी स्टोरी हमें सुनाएंगे, वो है डॉक्टर हैरियट। अब मैंने आप लोगों को बताया डॉक्टर हैरियट कौन है, वो एक वेटरनरी सर्जन है। वेटरनरी सर्जन कौन होते हैं? वेटरनरी सर्जन होते हैं भैया एनिमल डॉक्टर, जो एनिमल्स का ध्यान रखे वो होते हैं वेटरनरी सर्जन। हु गॉट रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, तो क्योंकि वो सेम गली में, सेम लोकेलिटी में, सेम मोहल्ले में रहते थे, तो जब उन्होंने ट्रिकी को देखा और ये चीज रियलाइज करी कि ट्रिकी तो बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, और ट्रिकी अगर इसी तरीके से खाता रहा और अगर ट्रिकी इसी तरीके
तरीके से मोटा होता रहा तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। अब ट्रिकी, द पेट डॉग ऑफ अ रिच वुमेन। अब ओनर कौन है उसकी? एक रिच वुमेन है जिनका नाम हमें पता है, जिनका नाम है मिसेस पंफ्रे। अब क्योंकि मिसेस पंफ्रे का अपना कोई बच्चा नहीं था, ठीक है, मिसेस पंफ्रे का अपना कोई बच्चा नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो ट्रिकी को अपने बच्चे जैसा ट्रीट करती थी और इतना खिलाती थी कि वो बेचारा धीरे धीरे बीमार होता गया। अब ट्रिकी क्योंकि एक डॉग है, एक एनिमल है, उसको तो पता नहीं अपनी तबीयत का ध्यान कैसे रखना है, लेकिन मिसेस पंफ्रे ने भी इस चीज को नहीं समझा और उसे खाना देती गई। He is shocked to see the excessively fat dog. वो जरूरत से ज्यादा मोटे डॉगी को देखकर खुद भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या हाल बना रखा है इसने, इतना ज्यादा मोटा हो गया है। विद रेड आईज, और उसकी आंखें कैसी थी? लाल आंखें, एकदम आंखें लाल, दिखाते हुए कि शरीर अंदर से बीमार है। लॉलिंग टंग वॉकिंग विद हिज ओनर, और टंग कैसी है? ऐसे बाहर, पूरी टंग बाहर है। और उसकी बॉडी को उन्होंने कंपेयर किया था एक ब्लोटेड सॉसेज से। ब्लोटेड सॉसेज का मतलब होता है एक फूले हुए सॉसेज जैसा, एक फूले हुए कबाब जैसी उसकी बॉडी हो गई थी। In his honor in this treat by with Mrs. Pumphrey, who is foolishly indulgent, claims that Tricky's listlessness is the outcome of malnutrition. और जब डॉक्टर ने पूछा कि आपका डॉगी तो दिन पर दिन मोटा होता जा रहा है, आप ऐसा क्या कर रही हैं अपने डॉगी के साथ, तो वो बड़ी ही नादानी में अपनी इंडल्जेंट, मतलब बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा मिक्सअप थी वो इस चीज के अंदर, भागीदार थी वो इस चीज के अंदर। वो झूठ बोल देती हैं या वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा डॉग तो ना बहुत ही बीमार है, मुझे लग रहा है कि वो इतना लिस्टलेस जो हो रहा है आजकल, वो जो इतना लेजी हो रहा है, वो शायद से इसीलिए कि कहीं उसे कुपोषण ना हो गया हो। क्या हो गया हो? कहीं वो कुपोषण का शिकार नहीं हो गया हो। तो उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जितना ज्यादा वो उसे खिलाती जा रही है, वो खिलाने की वजह से मोटा हो रहा है, कुपोषण की वजह से मोटा नहीं हो रहा। उनको ये लग रहा था कि उसे कुपोषण हो गया, लेकिन उसे कुपोषण नहीं था, उसे मैल न्यूट्रिशन नहीं था, ज्यादा खाने की वजह से वो इतना ज्यादा लेजी रहने लग गया था। पर मिसेस पंफ्री को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। So she overfeeds him with some extra malt and cod liver oil. तो वो उसे जरूरत से ज्यादा, इंसान कितनी बार खाना खाता है? सुबह नाश्ता करता है, दोपहर का खाना खाता है, शाम का खाना खाता है। यहाँ पर ट्रिकी को दिन में 6 बार खाना मिलता था, ठीक है, सुबह शाम रात तो फिक्स था, उसके बाद बीच में दोपहर ब्रंच भी मिलता था, इवनिंग स्नैक भी मिलता था, डेजर्ट भी मिलता था। 6 बारी ट्रिकी खाना खाता था विथ सम लिटिल एक्स्ट्राज लाइक मॉल्ट। बच्चे, मॉल्ट एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है और मीठा और बहुत स्वीट इन टेस्ट, बहुत मीठा होता है। आप लोगों ने हॉर्लिक्स पिया होगा, हॉर्लिक्स का मॉल्ट फ्लेवर, मीठा मीठा सा। एंड कॉड लिवर ऑयल, और मछली होती है कॉड, उसके लिवर का ऑयल। शी ऑल्सो गिव्स हिम अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और उसी के साथ साथ हॉर्लिक्स का, आप सोचो इन हमारे डॉग्स को मीठा खाना मना होता है, लेकिन हॉर्लिक्स जैसी मीठी चीज जिसमें चीनी के अलावा आधी चीजें कुछ नहीं होती, तो ऐसा हॉर्लिक्स भी उनको दिया जाता था जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी होती थी। और वो चीनी कहाँ नुकसान करती थी? डॉग्स को नुकसान करती थी, और करती है। चीनी डॉग्स को नहीं खिलानी चाहिए। पर ये चीज मिसेस पंफ्री को समझ में नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि उनका डॉग भूखा है तो उसको दे देना चाहिए एट नाइट, और वो भी कब? रात के समय चीनी देना, ताकि उसको आराम से नींद आए। अब वो इसीलिए नहीं सोता था कि वो नींद उसे आ जाए या उसको हॉर्लिक्स खाकर नींद आ रही है, वो इसीलिए सो जाता था क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे अंदर से बीमार हो रहा था। In addition, she serves him cream cakes, साथ ही साथ क्रीम केक्स खिलाना, चॉकलेट्स खिलाना। In spite of the vet's advice, डॉक्टर ने बोला भी कि ये चीज़ों को रोक दो, ये चीज़ें डॉग्स के लिए नहीं बनी, ये चीज़ें उसे नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन नहीं। डॉक्टर हैरियट कंक्लूड्स दैट द रियल प्रॉब्लम विद द डॉग इज हिज ग्रीड। वो कहते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती, अब क्योंकि मिसेस पंफ्रे तो चलो प्यार में कुछ ज्यादा ही अंधी है, हमारा जो डॉग है वो भी बहुत ज्यादा लालची है। अगर तुम उसे रात को उठाकर भी बोलोगे ना कि ट्रिकी खा ले, तो ट्रिकी खाने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, वो आराम से खा लेगा। तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं गलती किसकी है? गलती है हमारे डॉग की, ग्रीड की, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पैम्परिंग मिलने लगी है कि वो अपनी पैम्परिंग की वजह से, इतना प्यार उसको मिलने लगा है कि वो प्यार का इतना भूखा हो गया है कि उसको जब भी खाना दिया जाए तो वो खुशी से उस खाने को खा लेता है, उसमें बिल्कुल भी कोई भी चू चपड़ नानड़ाक नहीं करता। To make
थिंग्स वर्स, चीज़ों को और ख़राब करने के लिए ट्रिकी जो है उसे प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं मिल रही। चलो आप डॉग को खिला रहे हो, आप उसे एक्सरसाइज करा दीजिए, डॉग थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं, डॉग को एक्सरसाइज भी नहीं मिल रही थी। द वेट वॉर्न्स, उन्होंने उन्हें वार्निंग भी दी कि मिसेस पंफ्री, अगर ट्रिकी की डाइट में बदलाव नहीं आया, अगर ट्रिकी को आप इसी तरीके से खिलाते गए, अगर उसकी डाइट के अंदर बदलाव नहीं आता, मॉडिफिकेशन नहीं आता, तब तक आपका डॉग जो है वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। अगर उसे एक्सरसाइज नहीं दी गई तो वो बहुत जल्दी बीमार होने वाला है। अब मिसेस पंफ्री सुन के डर तो गई, लेकिन इस चीज का उनके कान पर कोई जू नहीं रेंगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिर भी अपने प्यार में अपने डॉग को इतना खिला दिया कि वो डॉग धीरे धीरे करके बीमार हो गया। और अगले ही दिन कॉल आ जाता है डॉक्टर को कि आपका डॉग, हमारा डॉगी जो है बीमार हो गया है। अगले दिन आ गया कॉल, अगले दिन कॉल आता है और थोड़े ही दिनों में मतलब कॉल आता है और अब बताया जा रहा है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। ट्रिकी ना तो कुछ खा रहा है, ना ही कुछ पी रहा है और बहुत बुरी हालत में है। द प्रेडिक्शन कम्स ट्रू, यानी उनका जो अनुमान था कि बहुत ही जल्दी ट्रिकी आ जाएगा इनके यहाँ, वही होता है। ट्रिकी को बुला लिया जाता है। ट्रिकी स्टॉप्स ईटिंग, ट्रिकी ने खाना खाना छोड़ दिया है। एंड लाइज पैंटिंग, और पूरे टाइम वो सिर्फ हाँफ रहा है, ठीक है। उनके पूरे रग के ऊपर, यानी जो उनका गलीचा है उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ हाँफ रहा है, उसको सिर्फ हाँफना आ रहा है। ऑन द रग, रग मतलब गलीचा, गलीचा मतलब आपका कारपेट, ठीक है, गलीचा या कारपेट। विद द इंटरमिटेंट बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और बीच बीच में उसको वॉमिट भी आ रही है, यानी वो उल्टियां भी कर रहा है। तो वेट ने ये एंटिसिपेट कर लिया था, यानी वेट ने ये चीज एक्सपेक्ट कर ली थी कि बहुत जल्दी बीमार डॉगी आने वाला है, और उनके पास एक प्लान था। वो पहले से ही सब कुछ प्लान करके बैठे थे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, एक्टिव इन डिसीजन मेकिंग, एक्टिव डिसीजन मेकर। उनको पता था कि ऐसा होने वाला है और उन्होंने ट्रिकी के लिए पहले से ही तैयारी करके रखी थी। The foremost thing he does is to get Tricky away from the owner. सबसे पहला काम उसने क्या किया, जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने ट्रिकी की हालत देखी और यहाँ पर आकर उन्होंने हालात का जायजा देते हुए कहा कि देखिए, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि हम आपके डॉग को यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि जब तक ये आपके पास रहेगा, अब मुंह पर तो नहीं बोला लेकिन डॉक्टर को अंदर से इस चीज का अंदेशा था कि जब तक ये ओनर के साथ रहेगा तब तक तो इस बेचारे का कुछ नहीं हो सकता। वो कुछ ना कुछ प्यार में, डर में, नादानी में इसको खिलाती रहेंगी और ये इसी तरीके से मर जाएगा। तो सबसे पहला काम किया डॉग को उसकी ओनर से दूर लेकर जाने का कि नहीं, इसको यहां पर नहीं रहने देंगे। सो ही कन्विंसेस हर दैट डॉग हैज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आपके डॉग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसकी हालत ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉगी ठीक हो तो कम से कम फोर्टनाइट के लिए, कम से कम 15 दिनों के लिए, 15 डेज के लिए और 14 रातों के लिए इसको हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अगर ये उतने दिनों के लिए हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम शायद इसको नहीं बचा पाएंगे। यहां पर मिसेस पंफ्री कहती हैं कि मेरा डॉग तो पाइन एंड डाई हो जाएगा, यानी मेरा डॉग मेरे बिना रो रो कर ही मर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा मेरे बिना। तो मैं कैसे इस चीज को समझूं, या मैं कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर लूं? तो डॉक्टर ने समझाया कि नहीं, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका डॉग सही हो जाए तो उसके लिए आपको भेजना तो पड़ेगा, यानी कुछ चीज को पाने के लिए आपको मन में कठोर स्टेप तो लेना पड़ेगा। दिस मेक्स मिसेस पंफ्री रेस्टलेस, और वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं, बिकॉज शी वॉज श्योर कि अगर उनका डॉग उनसे दूर रहा तो शायद वो इस सेपरेशन को, इस बिछड़ाव को सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन वेट जो थे उन्हें पता था कि डॉग को बचाना है तो ये मुश्किल कठिन स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। तो उनके मन में विश्वास पक्का था कि इस डॉग को बचाने के लिए मिसेस पंफ्री से दूर लेकर जाना तो पड़ना ही है। तो उन्होंने ट्रिकी को उठाया, एक ब्लैंकेट में, कंबल में उसको लपेटा और बिना उसकी ओनर की बात सुने, उसकी ओनर की विशेस के अगेंस्ट उसको वहां से लेकर जाने के लिए रेडी हो गए। अब जब उसको लेके जाया गया तो यहाँ पर बच्चे एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जब ट्रिकी को वहां लेकर जाया जाता है तो पूरे घर में जितने भी इनके गेस्ट नहीं, जितने भी इनके वो थे, जितने भी लोग थे इनके घर के अंदर, वो सब उठ खड़े होते हैं और रेडी हो जाते हैं। क्या करने के लिए? वो सब रेडी हो जाते हैं सारी चीजों को पैक करने के लिए। पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे घर से कोई इंसान घूमने जा रहा है। जितने भी सर्वेंट्स थे वो इसके बाउल्स, ठीक है, वो इसके बाउल्स, इसके कप,
कप्स, इसके कपड़े, ठीक है, इसके ड्रेसेस, सब कुछ पैक करते हैं, टॉयज, सारी चीज़ें पैक करते हैं और डॉक्टर हैरियट की गाड़ी में भर देते हैं। अब डॉक्टर हैरियट को जब रियलाइज़ होता है कि यार इतना सामान मैंने अपनी गाड़ी में रख लिया है, इससे ज़्यादा रखूंगा तो शायद मेरी गाड़ी निकल ही ना पाए, तो उन्होंने गाड़ी ऑन करी और ट्रिकी को वहां से लेकर निकल गए। जब ट्रिकी पहुंचता है सर्जरी यानी इनका प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट, जब वो अपनी प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट पर पहुंचता है तो वहां पर और भी बहुत सारे डॉग्स होते हैं और वो बहुत सारे डॉग्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं देखने के लिए कि हमारे गैंग में और कौन नया शामिल होने वाला है। तो जैसे ही डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को ज़मीन पर रखते हैं, क्योंकि ट्रिकी के अंदर खुद से मूव करने की हिम्मत तो थी नहीं, तो जितने भी डॉग थे वो उसे स्निफ करने लगते हैं, वो आकर उसको सूंघने लगते हैं, ट्रिकी को सूंघने लगते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रिकी इतना बीमार था कि वो बिल्कुल ही मोशनलेस वहाँ पर लेटा हुआ था, तो उन लोगों को लगा कि यार ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, नो एक्साइटमेंट, ये तो हमें कोई एक्साइटमेंट शो ही नहीं कर रहा है। अब क्योंकि कोई एक्साइटमेंट शो ही नहीं कर रहा तो हमें कुछ करना ही नहीं है, चले जाते हैं यहाँ से। तो बाकी सारे डॉग्स आए, उसको सूंघा और वहां से चले गए। व्हेन ही डज नॉट रिस्पॉन्ड, जब ट्रिकी ने जवाब नहीं दिया, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो सारे डॉग्स वहां से निकल गए। तो डॉक्टर ने जैसे बाकी एनिमल्स के लिए, जैसे बाकी डॉग्स के लिए रहने की जगह बनाई थी, वैसे ही कंफर्टेबल बेड बनाया ट्रिकी के लिए भी और उसको एक लूज बॉक्स में, खुले से डब्बे में उसका घर बना दिया। अब घर में उसके पास प्रॉपर बेड, यहाँ पर तो उसको बेचारे को डब्बे में सोना पड़ रहा है। नेक्स्ट वेयर अदर डॉग स्लीप, घर में मिलती है भैया प्रिंस की ट्रीटमेंट, जैसे हमारे तो महाराजा हैं ट्रिकी, कहीं के जयपुर के किसी राजा महाराजा के बेटे हैं, लेकिन यहाँ पर ही वाज गेटिंग अ नॉर्मल ट्रीटमेंट, ठीक है, नॉर्मल ट्रीटमेंट। यहाँ पर जो उसकी ट्रीटमेंट थी, जो उसकी आवभगत थी, ऐसा कुछ खास नहीं था, कोई भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट यहाँ नहीं मिल रही है, जैसे बाकी डॉग्स थे वही हाल ट्रिकी का भी था। He observes him closely for 2 days. तो डॉक्टर ने यहाँ पर हैरियट ने क्या किया, 2 दिनों के लिए ट्रिकी को ऑब्जर्व किया कि ट्रिकी की तबीयत में क्या सुधार आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। एंड इट डज नॉट गिव हिम एनी एक्स्ट्रा फूड एक्सेप्ट प्लेंटी ऑफ वाटर। और 2 दिनों के लिए, 2 days के लिए नो फूड, 2 दिनों के लिए उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, बट क्या दिया, ओनली वाटर, ठीक है। 2 दिनों के लिए कोई खाना नहीं दिया, बस क्या दिया, पानी दिया। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द सेकेंड डे, दूसरा दिन का अंत होते होते धीरे धीरे ट्रिकी अब अंदर से थोड़ा ठीक हो रहा था, बिकॉज अब कुछ गंदा टॉक्सिन खाना जा नहीं रहा अंदर, तो धीरे धीरे ट्रिकी में सुधार आने लगा और उसने अपनी सराउंडिंग्स को में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। यानी 2 दिनों बाद आते आते उसने अपनी सराउंडिंग्स में, अपने आसपास की जगहों पर ध्यान देना शुरू करा और तीसरे दिन उसने बड़ी ही फीबल सी साउंड, यानी लाइट सी साउंड और हल्का हल्का उसने वो काऊ 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 करना भी स्टार्ट कर दिया। और जो डॉग्स वहां यार्ड में खेल रहे थे उन पर भी उसका ध्यान धीरे धीरे जाने लगा। यानी स्लोली ट्रिकी इंप्रूव कर रहा था, स्लोली ट्रिकी वॉज इंप्रूविंग, धीरे धीरे ट्रिकी की तबीयत में सुधार आने लगा। When the door opens, then Tricky goes out slowly. तो जब दरवाजा खुला शाम को तो ट्रिकी भी बड़ी धीरे 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 बाहर निकला एंड बाहर में जाकर उसको जो नाम का एक ग्रे हाउंड, एक और बड़ा डॉगी जो था, उसने उसको ऐसे पकड़ लिया, बड़ा जकड़ लिया और उसको आगे पीछे घुमाया, खेला उसके साथ और वहां से चला गया। दे इंस्पेक्ट हिम, रोल हिम, मूव हिम ऑफ एंड फ्रॉम डाउन द गार्डन। तो धीरे धीरे जब ट्रिकी ने अपने आसपास की एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया तो डॉक्टर हैरियट ने भी उसे बाहर जाने की अनुमति दी और बाकी डॉग्स के साथ खेलने की अलाउ किया। तो जब वो बाकी डॉग से मिलता है तो वो अब थोड़ा इंटरेस्ट के साथ उनसे मिलता है, थोड़ी पूंछ हिलाता है, उनके साथ खुश रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो सारे डॉग्स तेज भाग जाते हैं। अब ट्रिकी जो ऑटोमेटिक, जो बहुत ज़्यादा मोटा हो रखा है, ऑटोमेटिक सी बात है कि उन्होंने, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो उतनी तेज नहीं चल सकता। ऑटोमेटिक वर्ड इग्नोर कर देना, ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। तो वहां पर वो कहते हैं स्वाभाविक सी बात है कि जो ट्रिकी है हमारा, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रखा है। अब बहुत ज़्यादा मोटे होने की वजह से क्या प्रॉब्लम, वो तेज भाग नहीं सकता। तो बाकी डॉग्स तेज निकल गए लेकिन ट्रिकी धीरे 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 उनका पीछा कर रहा था, जो ये चीज़ दिखा रहा है कि ट्रिकी की तबीयत में सुधार धीरे आ रहा था। ट्रिकी फॉलोज देम विद सरप्लस फैक्ट, वो अपने एक्स्ट्रा मोटापे के साथ उनके पीछे पीछे जा रहा था। लेटर जब खाने का समय आता है तो सारे के सारे डॉग्स अपने खाने के डब्बों की तरफ भागते हैं, बाउल्स में, क्योंकि सबको पता है कि अगर हमने धीरे खाया तो हमें अपना बचा हुआ खाना बाकियों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो सब लोग जल्दीबाजी में और बड़ी ही ग्रीडीली, बड़े ही लालची तरीके से खाना खाने लग गए, क्योंकि सबको पता था कि अगर हमने खाना धीरे खाया तो लास्ट में खाना शेयर करना पड़ जाएगा। तो जब सारे डॉग्स ने खाना खा लिया, ट्रिकी
ने भी अपना खाना खा लिया। अब ट्रिकी के मन में धीरे 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 भूख चमकने लगी है। तीसरे दिन पे ट्रिकी की भूख चमकने लगी थी। तो जब ट्रिकी ने अपना लिमिटेड खाना खाया उसके बाद शायद उसके मन में और भूख होगी, तो इसीलिए ट्रिकी जो था वो बाकी बाउल्स के आसपास घूम रहा था और एक दो बाउल्स में से जीभ मार के खाने की कोशिश कर रहा था, जिससे हमें यह पता लगता है कि ट्रिकी के मन में वापस से भूख आने लगी है। नेक्स्ट डे डॉगी को फीड करने के लिए, ट्रिकी को फीड करने के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया और डॉक्टर को लगा कि चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट ट्रिकी अब खाने की तरफ भाग रहा है, यानी ट्रिकी के अंदर जो उसकी हेल्थ है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। अब यहाँ पर बच्चे एक और चीज पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खाना ट्रिकी को घर में मिलता था वो बिल्कुल अलग था उस खाने से जो ट्रिकी को यहाँ पर दिया जा रहा है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स धीरे धीरे ट्रिकी की रिकवरी जो है वो स्पीड पकड़ लेती है और धीरे धीरे ट्रिकी जो है वो ठीक होता जाता है। उसने धीरे धीरे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ध्यान रखना शुरू किया और धीरे धीरे गैंग का जो मेंबर था, डॉग गैंग का मेंबर बन गया। रातों को दिन में ये सारे डॉग्स के साथ घूमता था और अपने टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था। अब जैसे बाकी डॉग्स करते थे उसने भी अपने खाने के लिए लड़ना शुरू कर दिया था और रात को ये सारे चूहे पकड़ने के लिए सारा का सारा डॉग्स का झुंड निकल जाता था। तो ट्रिकी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पर अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ट्रिकी को यहाँ पर मिल रहा था। काफी अच्छा एक्सपीरियंस ट्रिकी यहाँ पर ले पा रहा है। घर में लग्जरी तो है लेकिन एंजॉयमेंट नहीं है, तो वो जो एडवेंचर था ट्रिकी का वो उसको यहाँ पर महसूस करने को मिल रहा था। डॉक्टर हैरियट बहुत खुश है इस चीज को देखकर कि ट्रिकी बिना किसी मेडिकेशन के रिकवर कर रहा है। ट्रिकी को एक भी दवाई की डोज नहीं दी गई है, सिर्फ मेडिकेशन को छोड़कर हेल्थ पर फोकस किया जा रहा है। किस पर फोकस हो रहा है? हेल्थ पर फोकस हो रहा है और वही चीज ट्रिकी की तबीयत में सुधार भी ला रही है। हाउएवर मिसेस पंफ्री जो बहुत वरीड है अपने डॉग के बारे में, वो हर थोड़े दिन में कॉल करती हैं पूछने के लिए कि भैया मेरा डॉग कैसा है, मेरा पेट ठीक है या नहीं है, मेरा पेट की तबीयत ठीक है या नहीं है, क्या उसका कंफर्ट का ध्यान रख रहे हो, क्या आप उसे कपड़े बदल रहे हो, क्या उसे नए बाउल्स में खाना दे रहे हो। अब डॉक्टर हैरियट को पता था कि अगर वो इन सब चीज़ों का जवाब देंगे तो मिसेस पंफ्री जो है वो बोलेगी कि तुम मेरे डॉग को ऐसे रख रहे हो, मैं आकर उसको लेकर जा रही हूँ। तो इसीलिए हैरियट जो था वो इस टॉपिक को स्किप कर देता था, हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर इन टॉपिक्स को स्किप कर देता था और बोलता था कि हाँ हाँ जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो रहा है। और फाइनली उन्होंने डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्री को बताया कि आपका डॉग जो है वो डेंजर से बाहर है एंड अब वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, तो अभी थोड़े दिन हम इसे और यहाँ रखेंगे ताकि हम इसकी तबीयत को और ज़्यादा ठीक कर सकें। मिसेस पंफ्री खुश कि चलो मेरा डॉग ठीक हो रहा है। अब उनको लगता है कि चलो मेरा डॉग क्योंकि ठीक हो रहा है तो उसके लिए कुछ करते हैं। तो मिसेस पंफ्री बहुत एंग्शियस थी और अब उन्होंने क्या किया, अबंडेंट सप्लाई ऑफ एग्स भिजवाना शुरू कर दिया। 2 डजन अ डे, दिन में 2 डजन अंडे आने लगे। 2 डजन एग्स, 24 अंडे ट्रिकी के लिए। इतना खाना कोई बॉडी बिल्डर भी नहीं खाता। 24 अंडे ट्रिकी के लिए हर दिन आने लगे। और रीजन क्या दिया गया, अंडे खाएगा तो ट्रिकी का जो ब्लड है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ट्रिकी के ब्लड में न्यूट्रिशन में जो कमियां हैं वो सब अंडे खाने से पूरी हो जाएंगी। पर क्या अंडे खाना सही था? जी नहीं, अंडे कैसे खा पा रहे हैं ट्रिकी? 24 अंडे मायने रखते हैं, एक डॉग को हम 2 अंडे से ऊपर नहीं देते। 24 अंडे में तो पता नहीं बीमारी हो जाएगा बेचारा। The feast is used by vet and his attendees since such a rich diet was not good for a dog. तो ये जो खाना आता था ये सारा का सारा कौन खाते थे? ये रिच डाइट डॉग्स के लिए अच्छी नहीं होती थी, तो जो डॉक्टर थे वो और उनके अटेंडेंट्स इस खाने को आते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इधर आप एक और चीज़ पे ध्यान रखेंगे बच्चे। यहाँ पर 2 डजन एग्स के बाद आनी शुरू हो गई वाइन, और ये वाइन कब आने लगी? ये आने लगी इनके आफ्टरनून में। ठीक है, आफ्टरनून में क्या आने लगा? वाइन आने लगी। तो भैया वाइन भी ये लोग खुद पीने लगे क्योंकि वाइन डॉग को देंगे, वाइन सोच रहे हो। और तीसरी चीज़ आने लगी भैया ब्रांडी। तीसरी चीज आने लगी ब्रांडी। बेटा ब्रांडी भी एक टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज होती है जो जनरली बॉडी में एनर्जी देने का काम करती है और सर्दियों में आपको ठंड से बचाती है। आप जब बहुत ठंडे एरिया में जाते हो तो वहाँ पर आपको ब्रांडी का एक छोटा चम्मच दिया जाता है, नॉट इवन अ कप। ठीक है, इंसान को भी 1 चम्मच ब्रांडी पानी में डाल के दी जाती है, नॉट इवन अ कप ऑफ इट। ठीक है, आप तो सोचो डॉग ब्रांडी पी रहा है, इंसान जो 1 चम्मच पीता है, डॉग को तुम पूरी बोतल दे रहे हो। तो ऑब्वियसली दिस वाज अ वेरी रॉन्ग थिंग एंड डॉक्टर हैरियट को रियलाइज हुआ कि मिसेस पंफ्री अगर यहाँ पर ऐसा हाल कर रही है डॉग का तो घर पे तो पता नहीं बेचारे के साथ क्या क्या ही करती होगी।
द फीस्ट, अब जितना भी खाना आता, ब्रांडी आती, अंडे आते, वाइन आती, ये सब खाना मिसेस पंफ्री जो भेजती थी वो डॉक्टर हैरियट ने और उनके अटेंडेंट ने खाना शुरू किया, क्योंकि सुबह अंडे, दोपहर को वाइन और शाम को ब्रांडी डॉग पिएगा तो वो मर जाएगा। तो इसीलिए अब उन्होंने 15 दिनों तक इस खाने को बहुत एंजॉय किया। तो इन सारी टेस्टी डिशेस को एंजॉय करने के बाद उनको डॉक्टर हैरियट को आया दिमाग में कि यार ट्रिकी को और रख लेते हैं, क्योंकि ट्रिकी जब तक यहाँ रहेगा मिसेस पंफ्री खाना भिजवाती रहेंगी। लेकिन डॉक्टर को रियलाइज हुआ कि अगर वो एक अच्छे डॉक्टर हैं तो ट्रिकी का स्टे और बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो मिसेस पंफ्री जैसी भी हैं अपने डॉग से प्यार तो बहुत करती है ना, तो एक ऐसा इंसान को क्यों परेशान करना जो अपने डॉग के लिए बहुत वरीड है। तो इसीलिए डॉक्टर हैरियट ने डिसाइड किया कि मिसेस पंफ्री को फ़ोन करके बुलाया जाएगा और उन्हें बोल दिया जाएगा कि आप आ सकते हैं और अपने डॉग को लेकर जा सकते हैं, आपका डॉग अब ठीक है। तो ही इन्फॉर्म मिसेस पंफ्री कि जो डॉग है वो रिकवर कर चुका है और अब आप उसे घर लेकर जा सकती हैं। तो उनके कॉल करने के थोड़ी ही देर बाद मिसेस पंफ्री एक बड़ी सी शाइनिंग कार के अंदर, जिसे हम लिमोसिन भी मान सकते हैं क्योंकि पिक्चर जैसी बुक में दी गई है वो एक बहुत बड़ी लिमोसिन की है, शाइनिंग सी कार में आती हैं ट्रिकी को लेने के लिए। तो डॉक्टर हैरियट ने बोला कि आप गाड़ी में बैठिए, मैं ट्रिकी को लेकर आता हूँ। डॉक्टर अंदर जाते हैं, वो अंदर से जाकर ट्रिकी को ले आते हैं। तो ट्रिकी जैसे ही अपने ओनर को देखता है, मिसेस पंफ्री को देखता है, वो डॉक्टर हैरियट की हाथों से कूदकर भाग के मिसेस पंफ्री के पास चला जाता है। और जब मिसेस पंफ्री अपने डॉग को देखती हैं तो वो खुद बहुत सरप्राइज हो जाती है कि उनका डॉग जो है वो काफ़ी एजाइल है, वो काफ़ी फिट हो चुका है, अब काफ़ी मस्कुलर हो चुका है और एक स्मार्ट एनिमल बन गया है। बॉडी वेट तो उतना ही है लेकिन सारा का सारा जो फैट था वो खत्म हो चुका है और मसल मास जो है डॉग का बढ़ गया है, यानी ट्रिकी जो है वो रिकवर कर गया है। क्या हो गया है भैया? ट्रिकी जो है वो रिकवर कर चुका है। ट्रिकी सरप्राइजेस हिज ओनर बाय रशिंग थ्रू द शॉफर्स ओपन डोर। तो ट्रिकी जो था उसने अपनी ओनर को सरप्राइज करा बिकॉज डॉग भी बहुत खुश था। तो उनके ड्राइवर का जो दरवाजा था वहां घुस के वो अपनी ओनर पर चढ़ जाता है। और एंड में मिसेस पंफ्री जब अपने डॉग को देखती हैं तो उनके मन में बड़ी एक खुशी की लहर आ जाती है कि मेरा डॉग अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो वो डॉक्टर को थैंक यू बोलती हैं और वहाँ से खुशी के आंसुओं में वहाँ से निकल जाती हैं कि जो सर्जरी है, सर्जरी ये जो प्लेस है, इसने मेरे डॉग को बचा लिया है। या इस सर्जरी का मतलब उनके हिसाब से वो ट्रीटमेंट थी, लेकिन ये राज उनसे छुपा लिया गया कि ट्रीटमेंट तो हुई ही नहीं, सिर्फ उसको प्रॉपर डाइट दी गई। उसको क्या दिया गया? उसको प्रॉपर डाइट दी गई, उसे प्लेंटी ऑफ वाटर दिया गया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करें कि हम इंसानों को भी यही चीज़ करने को बोला जाता है। हमें भी कहते हैं कि हेल्दी खाना खाओ, वही अच्छा है आपकी डाइट के लिए। तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर और डॉग की ज़िंदगी बचा ली गई। कैसे? उसको प्रॉपर डाइट और ढंग का पानी, ढंग का खाना और प्रॉपर पानी देकर। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। अब ये थीफ स्टोरी शुरू करने से पहले आप इसका सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दे देती हूँ इसका सेंट्रल आइडिया। तो भैया इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है ना हमें बताता है कि एक चीज़ तो किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। पहली चीज़ तो हमें यहाँ से क्या पता लगता है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ की अति बुरी है। एवरीथिंग इज बैड। द ओवर लव, ये जो ज़्यादा प्यार है, ओवर लव ऑफ मिसेस पंफ्री, ये जो मिसेस पंफ्री का जो प्यार है, इज हार्मफुल फॉर हर डॉग। इज हार्मफुल फॉर हर डॉग। वो बताते हैं कि ये उनके डॉग के लिए हार्मफुल था। दूसरी चीज, द चैप्टर हाईलाइट्स, ये चैप्टर क्या हाईलाइट करता है? द चैप्टर हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ, किस चीज की इम्पॉर्टेंस? द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर डाइट एंड वाटर इनटेक फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर अपने में इम्प्रूवमेंट लानी है तो प्रॉपर डाइट पर भी फोकस करो, भले वो डॉग के लिए हो या इंसान के लिए हो। तीसरी चीज, अगर आप किसी चीज के लिए डिटरमिन्ड हैं, इफ यू आर डिटरमिन्ड फॉर समथिंग, अगर आप किसी भी चीज को लेकर डिटरमिन्ड हैं, डिटरमिन्ड फॉर समथिंग, यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ को अचीव करने के लिए। यू नीड टू वर्क हार्ड टू
अचीव इट, उस चीज को पाने के लिए मेहनत तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये था इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। आई होप ये चैप्टर भी आपको क्लियर होगा और इसका सेंट्रल आइडिया भी आप लोगों को क्लियर होगा। इसी के साथ बच्चे अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सेकेंड चैप्टर को, एंड द चैप्टर इज अ थीव्स स्टोरी। अब सेकेंड स्टोरी बच्चों जो हम लोगों ने करनी है वो है, उसका नाम द थीव्स स्टोरी। अब ये थीव्स स्टोरी यानी अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक चोर की कहानी करने वाले हैं। चोर कौन है और वो किसको ठगता है, किसके घर चोरी करता है। तो हमारी स्टोरी में बच्चे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, अनिल और दूसरे इंसान का नाम है हरी। ठीक है, अनिल कौन है? अनिल एक 25 साल का इंसान है, एक बैचलर है जो अकेले रहता है। और हरी क्या है? हरी 15 साल का एक बच्चा है जो अपना नाम बदल बदल कर लोगों के घरों पर रहता है और उनसे चोरी करता है। तो यहाँ पर ये हरी हमारे अनिल को मिलते हैं, कहाँ पर ये मिलते हैं? उन्हें एक रेसलिंग मैच के द्वारा, रेसलिंग वहाँ पर देखने आए थे। एंड यहाँ पर हरी को लगता है कि यार अनिल तो बहुत ही ईजी टारगेट है, क्यों ना इसका पागल बनाया जाए, क्यों ना इस बार इसके घर में चोरी करी जाए। तो वो बड़ा बहला फुसलाकर जाता है अनिल के पास और उसको बोलता है कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? अनिल बोलता है कि काम तो है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो हरी, जिसको लग रहा था कि इस आदमी को टारगेट करना बहुत ही आसान है, अब उसको रियलाइज होता है कि इतना इजी नहीं था इसको टारगेट करना। लेकिन क्योंकि उसको चोरी करनी थी उससे, तो वो मान जाता है कि चलिए ठीक है, मैं चल लेता हूँ आपके घर। तो जब वो दोनों एक ही घर में रहते हैं तो देखते हैं कि आगे स्टोरी में धीरे धीरे क्या होता है। तो यहाँ पर जो नैरेटर हैं, यानी वापस से हमारे जो कथाकार हैं, कथावाचक है स्टोरी के, वो है हरी सिंह। हरी सिंह, याद रखना बच्चे, ये इनका रियल नेम नहीं है, क्योंकि जब भी हरी सिंह कोई भी चोरी करने जाते थे तो वो अपना नाम बदल लेते थे। क्यों? ताकि जिस पिछले घर में उन्होंने चोरी करी वो वाला नाम वो वापस से ना दोहराएं और ताकि वो पकड़े ना जाए। वो कितने साल के थे? वो एक 15 साल के यंग बॉय थे जो अपना पैसा कमाते थे। ठीक है, जो अपना जीवन चलाते थे। कैसे जीवन चलाना, कैसे चलाते थे अपना जीवन? चोरी करके, बाय थीविंग, चोरी करके उनका जीवन चलता था। वन डे ही स्पॉट्स अनिल, एक दिन उन्हें अनिल दिखता है और उन्होंने अनिल को देखकर सोचा कि यही मेरा अगला टारगेट होने वाला है। एक लंबा पतला आदमी, लीन मतलब पतला, एक लंबा पतला आदमी जिसका नाम था अनिल, जो 25 साल का था। ओल्ड मैन वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, 25 ईयर ओल्ड मैन वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। तो जब वो उसको कुश्ती का मैच देखते हुए देखता है तो अनिल, हरी के दिमाग में आता है कि क्यों ना इसी से चोरी करी जाए। तो हरी सिंह के पास एबिलिटी थी लोगों के कैरेक्टर को असेस करने की, यानी वो लोगों को देखकर ही उनके कैरेक्टर के बारे में पहचान जाता था। तो यहाँ पर वो इस अनिल को देखकर भी पहचान गया कि अनिल को बहुत जल्दी पागल बनाया जा सकता है। अनिल बहुत ही सिंपल सा मैन है। ठीक है, अनिल बहुत ही सिंपल सा इंसान है और इसका पागल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसने बड़े प्यार से क्या किया, अनिल के साथ एक कन्वर्सेशन शुरू करी। बड़े ही दिमाग लगाकर अनिल के पास जाता है और बोलता है कि आप तो खुद ही रेसलर जैसे दिखते हो। ठीक है, और हरी उसे, अनिल उसे इन रिटर्न क्या बोलता है? हाँ तुम भी। जबकि हरी बहुत पतला दुबला सा था। तो हरी को लगता है कि नहीं यार, मुझे कन्वर्सेशन आगे तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं बात नहीं करूंगा तो मैं चोरी कैसे करूंगा। टू जज वेदर ही कैन बी चीटेड और नॉट, थोड़ी सी इंटरैक्शन के बाद, एक शॉर्ट इंटरैक्शन के बाद हमारा जो ही कंक्लूड्स, यानी वो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अनिल उनके अगले टारगेट के लिए बिल्कुल सही इंसान है, अगला शिकार अनिल को ही बनाया जाए। तो हरी क्या करता है, अपने चेहरे पर अपनी सबसे अट्रैक्टिव और सबसे अच्छी स्माइल लेकर, सबसे बेस्ट स्माइल जिससे वो सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके, सबसे अट्रैक्टिव स्माइल लेकर चला जाता है बात करने के लिए। और अपनी फ्लैटरी यानी अपनी चापलूसी की जो स्किल्स होती हैं, झूठी तारीफों की जो स्किल्स होती हैं, उसको यूज करके उसने अनिल का दिल जीतने की कोशिश करी। बट ही हाइड्स हिज एक्चुअल नेम फ्रॉम अनिल। जब अनिल से उसका रियल नेम पूछते हैं तो वो अपना रियल नेम नहीं बताता और अपना झूठा नाम बोल देता है कि मेरा नाम है हरी सिंह। ठीक है, वो बताता है कि मेरा नाम है हरी सिंह, बिकॉज उसे पता था कि अगर वो कोई नया नाम नहीं लेगा तो वो अपनी पिछली चोरी की वजह से पकड़ा जा सकता है। तो हर महीने वो एक नए घर में चोरी करता था और हर मंथ वो अपना नाम बदल लेता था ताकि वो पुलिस से आगे रह सके और उसके जो पिछले एम्प्लॉयज थे, उसके जो पिछले एम्प्लॉयज हैं, वो उसको ना पकड़ सके। तो इसीलिए उसने झूठ बोलकर अपना नाम बताया हरी सिंह।
अनिल इज इग्नोरेंट अबाउट द इंटेंशंस ऑफ हरी। अब यहाँ पर हरी ने ये पहचाना कि अनिल जो है ना वो इग्नोरेंट है, यानी वो चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देता, वो मस्त मौला सा इंसान है और चीज़ों को बहुत जल्दी नज़रअंदाज कर देता है। सो ही मूव्स विद अ कैजुअल कन्वर्सेशन। तो हरी ने इसी तरीके से अनिल के साथ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन बढ़ाने की कोशिश करी। हरी सिंह डज नॉट रिलेंट, और हरी सिंह रुकता नहीं है, डज नॉट स्टॉप, और फॉलो करता है अनिल को, रिक्वेस्टिंग हिम टू एम्प्लॉय हिम एज इज डोमेस्टिक हेल्प। और बोलता है कि साहब क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है, क्या आप मुझे अपने घर पर डोमेस्टिक हेल्प के लिए रख सकते हैं, क्या मैं आपके घर में नौकर बन के रह सकता हूँ, क्या मैं आपके घर का नौकर बन सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो अनिल हैं उन्होंने बोला कि देखो तुम्हें मैं नौकर बना तो लूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, अगर तुम्हें बिना पैसे के काम करना मंजूर है तो तुम चलो। तो अब जब वो कहता है, अब वो यहाँ पर आकर हरी को लगता है कि यार मैं तो इसे बहुत ज़्यादा नादान समझ रहा था, ये उतना नादान तो नहीं है, इसको पागल बनाना शायद इतना भी आसान नहीं होने वाला। तो उसने बोला कि चलिए मैं चल लेता हूँ। तो यहाँ पर अनिल ने पूछा कि तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो क्या, तुम्हें खाना बनाना आता है। अब ऑल्दो हरी को खाना बनाना नहीं आता, वो यहाँ पर झूठ बोल देता है कि हाँ मैं तो खाना बना सकता हूँ। ऐसा झूठ क्यों बोलता है, ताकि वो यहाँ पर अनिल का कॉन्फिडेंस जीत सके और अनिल के घर पे जाकर उसका पागल बना सके। Still, Anil employs him on the condition that he will not be paying him any wages, so he could not afford it. अब क्या होता है, अब यहाँ पर जब अनिल कहता है कि ठीक है तुम खाना बना सकती हो तो चलो मेरे घर। अब जब हरी वहां जाकर खाना बनाता है तो वो इतना गंदा होता है, इट वॉज सो टेस्टलेस, वो खाना इतना बर्बाद था कि वो खाना अनिल ने डॉगी को डाल दिया। और फिर वो देखता है तो हरी उसको हंस के देख रहा था कि साहब रख लो ना प्लीज़, नहीं आता खाना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अनिल इन चीज़ों को जानने के बावजूद भी कि हरी को खाना बनाना नहीं आता है, वो हरी को अपने घर पे रख लेते हैं, लेकिन यही कंडीशन देते हैं कि देखो तुम्हें मैं रख तो लूँगा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, तुम ओके हो बिना पैसे के मेरे साथ रहना तो तुम रह सकते हो। अब हरी जो यहाँ पर चोरी करने के लिए बहुत ही तल पापड़ हुआ जा रहा था, वो मान जाता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं रहने को तैयार हूं। तो धीरे धीरे हरी और अनिल की स्टोरी आगे बढ़ती है और हरी अनिल का सारा काम करने लगता है। तो अनिल हर दिन 10 रुपीज देता था हरी को। कितना देता था, हर दिन हरी को देता था वो 10 रुपीज शॉपिंग करने के लिए, दिन की ग्रोसरी का सामान लाने के लिए। देन ही टेक्स हरी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। अच्छा वो जमुना स्वीट शॉप पर अपने घर के ऊपर के शॉप पर लेकर जाता है। हरी इज मिजरेबल कुकिंग स्किल्स आर रिवील्ड इन द फर्स्ट नाइट इटसेल्फ। हरी का जो खराब खाने बनाने की स्किल्स थी वो पहली ही रात को बाहर आ जाती हैं। अनिल कंप्लेन तो नहीं करता लेकिन वो खाना डॉग को खिला देता है और उसको बोलता है कि चलो तुम्हें रहना तो तुम रह सकते हो। लेटर ही पैट्स हिम एंड टेल हिम कि चलो तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा। थोड़े ही दिनों के अंदर हरी जो था उसको अपना नाम लिखना सिखाया जाता है। कौन सिखाता है, अनिल सिखाता है। अनिल हरी को उसका नाम लिखाना सिखाता है और उसको ये भी प्रॉमिस करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस भी लिखना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हरी को क्या क्या फायदा हो रहा है, हरी को रहने के लिए घर मिल गया, थोड़ी बहुत एजुकेशन उसको मिल गई, ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई वो कर पा रहा है, थोड़ी बहुत एजुकेशन वो ले पा रहा है, नाम लिखना उसको आ गया है, पूरे सेंटेंसेस लिखना उसको सिखा दिया जाएगा, नंबर्स कैसे ऐड करते हैं ये भी उसको सिखा दिया जाएगा। तो ये वो सारी चीजें थी जो हरी ने यहाँ रहकर एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि उसको मिलेंगी, लेकिन ये सब चीजें उसको यहाँ पर मिल रही थी। हरी फील्स ग्रेटफुल। तो हरी को बड़ा ही अच्छा लगता है कि यार काश कोई तो मेरे लिए ऐसा है जो मेरे बारे में सोचता है, एंड इमेजिन्स अ फ्यूचर। और वो उन सपनों की उम्मीदों में अब रात भर जागने लगता है और उन सपनों के बारे में सोचना पड़ता है कि काश वो भी एक एजुकेटेड इंसान बने और जितना पैसा वो चोरी करके कमा रहा है, जितना रिस्क वो चोरी में ले रहा है, वो एक एजुकेटेड मैन होने के बाद उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। और इन सब चीज़ों में उसकी मदद कौन कर रहा था, इन सब चीज़ों में उसकी मदद कर रहा था अनिल। A few days pass and Hari sings work happily for Anil. कुछ दिन निकल जाते हैं और अनिल के लिए वो अच्छे से काम करता है, खुश। दोनों में एक ट्यूनिंग बैठ गई है। The work he does is quite light. अब जो काम हरी करता है वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत काम होता था। सुबह सुबह चाय बनाकर दे दो और उसके बाद डेली ग्रोसरीज, डेली का जो सामान था, डेली का जो सामान है वो लेने के लिए वहाँ से चला जाया करता था। इन द प्रोसेस ही मैनेजेस टू पॉकेट ₹1 or so। और अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये वो लेकर जाता था पूरे दिन की शॉपिंग करने के लिए। पूरी शॉपिंग करने के बाद भी बच्चे मान लो उसमें 1 रुपया बच जाता था, ठीक है, 1 रुपी बच जाता था। अब 1 रुपी हमारा जो हरी है
ये वापस नहीं करता था, ये 1 रुपये अपने पास ही रख लेता था और हरी को कुछ भी रिटर्न नहीं करता था। अब यहाँ पर हरी की एक और अच्छी क्वालिटी हमारे सामने आती है कि हरी, उसको पता था, सॉरी अनिल की अच्छी क्वालिटी हमारे सामने आती है कि अनिल को पता था कि हरी उसका पैसा रख रहा है, 1-1 रुपया ही सही बट रख रहा है, लेकिन अनिल ने कोई भी एतराज नहीं करा इस चीज के ऊपर। उसने बोला कि चलिए ठीक है, रखता है तो रखता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अनिल नोज अबाउट द चीटिंग एंड सिंपली इग्नोर्स इट, बिकॉज उसको था कि चलो छोटा बच्चा है, 1 रुपया रख भी लेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अ ट्रस्टिंग अनिल गिव्स हरी द की टू हिज रूम, और अनिल को इतना विश्वास था हरी के ऊपर कि उसने हरी को अपने घर की एक चाबी भी दे रखी थी, जिसकी वजह से हरी कब भी घर में आना चाहे और जब भी घर से जाना चाहे वो जा सकता है, और चोरी भी वो बहुत आराम से कर सकता है। कोई अपने पार्टनर को भी बुला सकता है कि तू आजा मेरे साथ, हम दोनों मिलकर इस घर में चोरी कर सकते हैं। तो यहां पर अनिल ने बहुत ही छोटे टाइम के अंदर ट्रस्ट करने लगा था, किसको? ट्रस्टेड हरी, उसको बहुत जल्दी हरी के ऊपर विश्वास बन गया था। लेकिन अभी अनिल को यह नहीं पता है कि हरी से अभी उसका बड़ा ही बुरा विश्वासघात होने वाला है। तो अब हरी ने जो अनिल के साथ विश्वासघात करा है, अब उसका आगे क्या होगा आइए देखते हैं। अब यहाँ पर इसको ये पता था कि ऐसे घर में आ सकता है, जा सकता है, बिना कुछ बोले आएगा, बिना कुछ बोले जाएगा, कोई रोकने वाला, टोकने वाला, परेशान करने वाला नहीं है। लेकिन अब ये आने जाने का नुकसान देखते हैं आगे। आफ्टर सम डेज हरी मेक्स आउट दैट अनिल इज अ फ्रीलांस राइटर। थोड़े टाइम बाद हरी को पता लगता है कि अनिल एक फ्रीलांस राइटर है। फ्रीलांस राइटर होने का क्या मतलब होता है? देखो बच्चे, फ्रीलांस राइटर का मतलब होता है एक ऐसा राइटर जो पार्ट टाइम काम करता है, यानी जब उसे काम मिल जाएगा तब वो काम कर लिया करेगा। एंड डज नॉट हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, यानी उसके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, जितना काम मिलता है उतना वो काम कर लेता है। एट टाइम्स ही इवन नीड्स टू बोरो, और कभी कभी उसको पैसा उधार भी लेना पड़ता है, यानी इतना रेगुलर उसका काम नहीं था। हाउएवर व्हेन ही मेक्स सब्सटैंशियल मनी, लेकिन जब भी वो पैसा कमाता था, ठीक है, गुड अमाउंट ऑफ मनी जब भी वो बनाता था, तो उसके बाद ही स्क्वांडर्स इट, उसके बाद वो अच्छे से उस पैसे को उड़ाता था। ठीक है, यानी वो ये कहते हैं कि उसकी कमाई तो कुछ नहीं थी, जब कमाई कुछ नहीं होती थी तो लोगों से उधार लेकर अपने काम चलाता था, लेकिन जब पैसा कमा लेता था तो पैसा कमाने के बाद वो पैसा कहाँ लगाता था? अपने ऐशो आराम और मस्ती में लगाकर पैसे को वेस्ट कर देता था। तो यहाँ से हरी को और रीजन मिल गए कि इससे चोरी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी पागल बन जाता है, ये तो वैसे ही अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, तो इससे अच्छा कि ये अपना पैसा वेस्ट करे, क्यों ना मैं ही इसका पैसा ले लूं। वन इवनिंग अनिल कम्स होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, तो ऐसे ही एक दिन शाम को अनिल घर आता है एक बंडल ऑफ नोट्स के साथ, यानी नोट्स की गड्डी लेकर वो घर आता है। ही टेल्स हरी दैट अ पब्लिशर हैज बॉट हिज बुक, वो बताता है कि क्योंकि मैं एक राइटर हूं तो एक पब्लिशर ने, यानी जो बुक छापने वाले लोग होते हैं, उन्होंने मेरी वो बुक ले ली है और ये उसी की पेमेंट है। At night, Hari sees him to tuck money under the mattress. यानी वो रात को हरी, अब क्योंकि जब हरी को पता है कि अनिल के पास पैसा है तो उसके मन में वो ग्रीड आ जाती है, उसके मन में वो लालच आ जाता है कि अब तो मैं इससे पैसा चुरा ही लूंगा बिकॉज अब तो इसके पास पैसा है। तो यहाँ पर जब वो देखता है कि अनिल ने क्या किया, अपने गद्दे के नीचे अपना पैसा रखा है, तो उसकी पूरी नजर अनिल के पैसों पर पड़ जाती है। The thief then starts thinking he has been working for Anil for almost a month, और उसके बाद वो अपने आप को रीजंस देने लगता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने आप को रीजंस देने लगता है फॉर रॉबरी, वो अपने आप को बहाने देने लगता है कि यार मैं चोरी करके बिल्कुल सही करूंगा। वो कहता है कि मुझे यह काम करते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उस 1 महीने में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे ये पता लगे कि मैं एक चोर हूं, तो अब मेरे पास मौका है तो मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। He realizes that Anil's trusting nature has stopped him from doing so. उसे पता है कि उसे रियलाइज होता है कि अनिल को उस पर इतना विश्वास था, इसीलिए उसने नहीं किया। लेकिन अब वो अपने मन को समझाता है कि अनिल ये सारा का सारा पैसा लेकर बर्बाद ही तो करेगा। अनिल इस पैसे का क्या करने वाला है? वो पैसा आएगा, उसे उड़ा देगा अपने दोस्तों पर। वो कहता है वैसे भी उसने मुझे पेमेंट तो दी नहीं है, तो क्यों ना उसका सारा पैसा मैं ही खत्म कर दूं। He feels it is easy to rob a greedy man, और यहाँ पर बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पैराग्राफ है। हरी यहाँ पर सोचता है कि ग्रीडी इंसान को, एक लालची इंसान को रॉब करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसने भी पैसा कहीं ना कहीं गलत तरीके से कमाया होता है, गलत तरीके से पैसा बनाया होता है, तो उसका पैसा चुराना
बहुत आसान काम है। लेकिन एक ऐसे इंसान को रॉब करना जो केयरलेस है, जो चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता, ही सेज उसमें ना, उस चोरी में मेरे को कोई मज़ा नहीं आता। उस चोरी में मज़ा क्यों नहीं आता? क्योंकि जो इंसान केयरलेस है, जिस इंसान ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके घर में चोरी हो गई है, वो चोरी करने के बारे में ना अच्छा फील करेगा ना बुरा फील करेगा, क्योंकि वो नोटिस ही नहीं करेगा कि उसके घर में चोरी हो गई है। ही सेज, और चोरों की ना एक आदत होती है, जहां पर वो चोरी करते हैं ना, उसके बाद वो जरूर जाकर देखते हैं कि वहां के लोगों को, चोरी करने के बाद वहां के लोगों का क्या हाल है। तो ही सेज कि इस तरीके से चोरी करने का जो प्लेजर है, चोरी करने की जो हैप्पीनेस है, वो खत्म हो जाती है। ही सेज, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है एक ऐसे इंसान को रॉब करना जो तुम पे ध्यान ही ना दे। लेकिन हरी अपने मन को समझाता है और सोचता है कि यार उसका डिसीजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो पैसा चोरी नहीं करेगा तो अनिल उस पैसे को वेस्ट कर देगा, तो उस पैसे को वेस्ट करने से अच्छा उस पैसे को मैं ही ले जाता हूं। तो इसीलिए अनिल जब रात को सो रहा था, चैन की नींद सो रहा था, तब हरी सिंह पूरी सिचुएशन को देखता है और फाइनली डिसाइड करता है कि वो पैसा ले लेगा। बड़ी मशक्कत करने के बाद वो सारा का सारा पैसा निकालता है और सोचता है कि 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस की जो ट्रेन है उससे बिना टिकट के ट्रैवल करके निकल जाऊंगा, तो शायद किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैं कहां गया। आफ्टर केयरफुली टेकिंग आउट द नोट्स हिडन अंडर द मैट्रेस, हरी लीव्स द रूम। तो हरी ने बड़े ही दिमाग लगाकर, बड़ी ही चालाकी से अपने मैट्रेस के नीचे से, गद्दे के नीचे से पैसा निकाला और पैसा निकालकर वहां से चलता बना। He tucks the note in his pajama string and counts them later to find that they are 600 rupees in the denomination of 5. उसने क्या किया, अपने पजामे की नाड़े वाली जो जगह होती है वहां पर उन नोट्स को फंसा लिया और उसके बाद वहां से चला गया। अब जब उसके बाद वो जाता है और बाहर जाकर देखता है कि ये जो पैसा मैंने चुराया है ये है कितना, तो वो देखता है कि वो 600 रुपए थे 50-50 की डिनोमिनेशन के अंदर, यानी नोट्स कितने थे, 50-50 के नोट्स थे, यानी 50 नोट्स, सॉरी यानी 12 नोट्स ऑफ 50 कितने थे, वो 12 नोट्स थे 50-50 के। और उसको रियलाइज होता है कि यार ये मेरी पेमेंट है, वाओ इन पैसों से मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी तो मजेदार हो गई। ही फील्स कि इतने पैसों के साथ तो वो एक अरब रिच जैसे, एक रिच अरब इंसान जैसे रह सकता है। लेकिन जब हरी रेलवे स्टेशन पहुंचता है वो सीधा भाग कर जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, बिकॉज उस टाइम पे लखनऊ एक्सप्रेस वहां से निकल रही होती है और वो टिकट भी नहीं लेता, यानी वो बहुत ज्यादा लॉलेस भी था, यानी उसे लॉ की भी केयर नहीं थी, बड़ी अराजक दिमाग वाला बच्चा था ये। एंड उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी टिकट्स लेगा, वो हमेशा बिना टिकट के ही ट्रैवल किया करता था। लेकिन उस ट्रेन पे चढ़ने से कहीं ना कहीं उसके मन ही मन में कोई चीज उसको रोक रही थी, जिसकी वजह से वो उस ट्रेन पर नहीं चढ़ पा रहा था। ही सीज की ट्रेन फॉर लखनऊ जो है उसने बस मूव करना शुरू कर दिया है, लेकिन कोई ऐसा अनएक्सप्लेनेबल रीजन था, यानी अननोन, जो समझाया ना जा सके, समझाया ना जा सके। उसके मन में ऐसा कोई रीजन था जो समझाया ना जा सके, जिसकी वजह से वो ट्रेन पर नहीं चढ़ता, वो रुक जाता है, वो हिचक जाता है, उसके मन में एक हिचक आती है कि नहीं यार मैं इस ट्रेन पर नहीं चढ़ूंगा, एंड वो उस ट्रेन को बोर्ड नहीं करता। जब ट्रेन उसकी आंखों के सामने से निकल जाती है तो उसके पास और कुछ नहीं था उस खाली प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने के अलावा। अब उसके दिमाग में आता है कि अब तो मेरी ट्रेन भी गई, यानी मेरी यहाँ से भागने की आखिरी उम्मीद भी गई, अब मैं क्या करूंगा। अब उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा। अकेला ऐसा इंसान जो उसकी मदद कर सकता था वो उसी को धोखा देकर आ रहा था, ठीक है। अनिल जो उसकी मदद कर सकता था वो तो उसी को धोखा देकर आ रहा था। ही हैज नो आइडिया वेयर टू गो। ही थिंक्स कि द प्रोलॉन्गिंग हिज स्टे, यानी इंक्रीजिंग द टाइम, वो कहता है कि अगर वो अपने टाइम को और यहाँ पर बिताएगा तो लोगों को उस पर शक होने लग जाएगा। और वो कहता है किसी आसपास के होटल में रुका और अगले दिन जब अनिल देखेगा कि पैसे नहीं है तो वो पुलिस में कंप्लेंट करेगा। पुलिस सबसे पहले ऐसे होटलों में ही चेक करती है, तो इसे वहां मैं पकड़ा जाऊंगा। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, बिकॉज उसका मानना यह था कि अगर दोस्त होंगे तो जितने ज्यादा दोस्त उतनी ज्यादा परेशानी, कभी कोई दोस्त चोरी करेगा तो तुम्हारा नाम लगा देगा तो तुम फंस जाओगे। तो इसे ऐसे प्रोफेशन में आपके फ्रेंड्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपको बचाने की जगह आपके लिए ट्रबल होंगे। वो आपके लिए क्या होंगे, वो आपके लिए ट्रबल होंगे, वो आपके लिए मुसीबत का सबब होंगे, वो आपके दोस्त नहीं होंगे। कभी वो फंस गए तो वो आपके ऊपर नाम लगा देंगे और बेफालतू में आप फंस जाएंगे। अगर आपने कुछ चुराया तो आपको कुछ हिस्सा उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि भाई हमने तो तुम्हारी मदद करी थी। तो इसे ऐसे प्रोफेशन में दोस्त होना बड़ी ही बेकार चीज थी।
Anil, the man he has just robbed is the only person he knows in the town. अनिल जिस इंसान के घर वो चोरी करके आया था वही अकेला ऐसा इंसान था जिसको वो जानता था या जिस पर वो विश्वास कर सकता था। तो उसको बड़ा ही निराश फील हो रहा था कि यार जिस इंसान के पास मैं जा सकता था अब मैं उसके पास भी नहीं जा पाऊंगा। तो वो बाजार की तरफ वॉक करता है। बाजार की तरफ वॉक करते करते वो सोच रहा होता है उन लोगों के बारे में जिनके फेसेस को वो रीड कर पाता था, और वो याद करता है कि जब भी वो किसी ग्रीडी मैन के घर पे चोरी करता था, जब भी वो किसी लालची इंसान के घर पर चोरी करता था, तो उस आदमी के चेहरे पर दिखता था डर। डर क्यों दिखता था? बिकॉज लालची इंसान ने भी पैसा कमाया है गलत तरीके से, और वो गलत तरीके का कमाया हुआ पैसा जब चोरी होता था तो उसके शक्ल पर डर दिखता था। दूसरी बात वो बताते हैं कि अगर आप एक रिच मैन को रॉब करते थे तो उसमें आपको उनकी शक्ल पर गुस्सा दिखता था। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा ईगो होती थी कि मुझसे पैसा चुरा लिया, मुझसे पैसा। और एक गरीब इंसान के अगर आप घर से चोरी करते हो तो वो रेजिग्नेशन दिखाता है, वो उस चीज पे एक्सेप्टेंस दिखाता है, ये बोलकर कि भगवान ने जब हमें गरीब बना ही दिया है तो अगर हमारे घर से चोरी हो भी गई तो शायद भगवान ने ही हमारे घर में चोरी कराई होगी। वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद यही हमारी किस्मत है। However, he realizes कि जब अनिल को पता लगेगा कि उसने चोरी करी है, वो ना तो गुस्सा होगा, ना उसके मन में डर आएगा, और ना ही उसे लाचार फील होगा, उसे बुरा लगेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर उसका ट्रस्ट जो था वो टूट जाएगा। ठीक है, द रीजन विल बी ब्रोकन ट्रस्ट। उसको बुरा इस चीज का लगेगा कि मैंने इतनी मदद करी अनिल हरी की, लेकिन अंत में वो क्या करके गया? वो मुझे ही धोखा देकर गया। उसको इसीलिए बुरा नहीं लगेगा कि उसका पैसा चला गया, उसको पैसे से ज्यादा बुरा लगेगा द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट। उसको ज्यादा बुरा लगेगा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मैंने जिस इंसान पर विश्वास किया वही मेरे से चोरी करके चला गया। तो वहां से इस बारे में सोचते सोचते वो एक मैदान के पास पहुंचता है और मैदान पे बेंच पे बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में सिचुएशन को और खराब करने के लिए वहां बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश जो ड्रिजल थी, यानी जो आप कह सकते हो बूंदाबांदी, थोड़ी ही देर में बच्चे वो बूंदाबांदी जो है वो किस में बदल जाती है? वो बूंदाबांदी बदल जाती है पूरी बारिश में। ठीक है, हैवी रेन में। और पूरे के पूरे टाइम वो जो हरी था वो उस पार्क में बैठा रहता है और पूरा भीग जाता है। वो नवंबर का टाइम था और उस समय काफी ठंडक सी हो रही थी मौसम में, एंड हरीज फेस एंड क्लोथ्स बिकेम वेट, उसके कपड़े भीग गए। अब हरी यहाँ बैठे बैठे सोच रहा है कि यार मैं क्या करूं, और तब उसको रियलाइज होता है कि जब तक तो वो अनिल के साथ रह रहा था तो अनिल उसको सेंटेंसेस लिखाना भी सिखाने वाला था, और उसको रियलाइज होता है कि बहुत कुछ अच्छा वो वहां पर सीख सकता था, लेकिन अपनी इस नादानी की वजह से, अपनी इस जल्दीबाजी की चोरी की वजह से वो उसने इन सब चीजों को पाने का मौका खो दिया। तो वो बाजार में वापस जाता है और क्लॉक टावर के शेल्टर में बैठ जाता है। जब क्लॉक दिखाती है कि रात को 12 बज रहे हैं तो वो देखता है कि यार जो मैंने पैसे चुराए वो हैं या नहीं। तो वो देखता है कि वो जो डैम्प नोट्स हैं, यानी वो जो गीले नोट हैं, वो अभी भी उसके पजामा स्ट्रिंग के वहीं पे ही पड़े थे। और फिर वो सोचने लगता है, उसकी जो कंसाइंस है, यानी आप कह सकते हो कि जो उसका ज़मीर है, फिर वो ज़मीर उसको परेशान करने लगता है। उसके ज़मीर जो है उसको गवाही नहीं देता इस चीज़ को करने की। ही थिंक्स कि अगर उसने पैसा नहीं चुराया होता तो अनिल खुद ही शायद अगले दिन उसको 2-3 रुपए दे देता और बोलता कि जाओ तुम भी सिनेमा जाके एंजॉय कराओ। यानी उसे पता था कि वो अपना रिवॉर्ड जरूर शेयर करता, लेकिन उस समय अपने दिमाग पर जो उसके कलयुग छाया था उस चक्कर में उसने उसके घर से चोरी कर ली। ऑल्दो नाउ ही हैज ऑल द मनी, मगर उसके दिमाग में नेगेटिव ख्याल भी आ रहे थे। वो कहता वो कल मुझे 2-3 रुपए देता, आज तो मेरे पास सारे के सारे पैसे हैं। ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न एंड रीड एंड राइट। लेकिन उसके दिमाग में उस समय आता है कि चलो पैसा तो मेरे पास है लेकिन एजुकेशन नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। जो चीजें मैं कर सकता था, पढ़ना सीख सकता था, वो सब चीजें अब मैं नहीं कर सकता। यानी मनी के ऊपर उसने क्या लूज करा? उसने एजुकेशन लूज करी, क्योंकि पहले उसने क्या किया? ही चोज मनी ओवर एजुकेशन। पहले उसने क्या किया? उसने पैसे के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर पैसे को चूज
किया। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको बाद में रियलाइज हुआ कि उसने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। अब वो कहते हैं कि अगर वो पढ़ लिख लेता, अगर वो अनिल के साथ रहता, अनिल उसको पढ़ाता, तो वो एक ग्रेट इंसान बनता। चोर तो वो था ही, तो वो क्लेवर तो ऑटोमेटिकली हो ही गया, लेकिन सब तब सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट होती, इज्जत होती। लेकिन स्टीलिंग से क्या होगा, ये उसको सिर्फ जेल में पहुंचाएगा और कुछ भी नहीं। जब उसको ये चीज रियलाइज होती है तो उसने डिसाइड किया कि वो अनिल के पास वापस जाएगा। चोरी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पढ़ना लिखना चाहता था, वो भी एक ब्राइट फ्यूचर की होप करता था, वो भी चाहता था कि जो उसका फ्यूचर हो वो ब्राइट हो। He hurries back nervously to the room and finds Anil still fast asleep. तो वो भागकर कमरे में जाता है और देखता है कि अनिल अभी भी सो रहा है। He cautiously slips the bundle of note under his mattress. और वो जाता है और वो पैसे उसके बेड के नीचे डालकर खुद सोने चला जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो वो लेट हो जाता है उठने में। क्यों? क्योंकि वो टायर्ड हो गया था रात से, ठीक है, टायर्ड एट नाइट, रात को बहुत ज्यादा थक गया था, इतना ज्यादा भागा दौड़ी करने के बाद वो रात को थका हुआ था। एंड वो देखता है कि अनिल ने सुबह उसके लिए भी चाय बनाई थी। तो और अनिल खुद हरी के पास आता है और 1-2 रुपए नहीं, अपनी सैलरी का 1/12 हिस्सा लाकर उसके हाथ में दे देता है और बोलता है कि ये लो 50 रुपए, मैंने कल रात को पैसे कमाए थे, ये उन पैसों का कुछ हिस्सा है जो तुम अपने पास रख सकते हो। He gives it to him saying that he had made some money the previous day. वो उसको बताते हैं कि कल मैंने कुछ पैसा कमाया था और ये तुम्हारे लिए पैसा है। और वो कहता है कि देखो, इसके बाद मैं तुम्हें हर दिन पैसे भी दूंगा, इसके बाद मैं हर दिन तुम्हें मनी एज अ पेमेंट भी दूंगा। और हरी को बड़ा खुश होता है कि यार चलो वाओ, आज इतना हृदय परिवर्तन की मेरे को अब से पैसे भी मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो नोट अपने हाथों में लेता है, उसको रियलाइज होता है कि वो नोट अभी भी सीले हैं, यानी वो नोट अभी भी गीले से हो रखे हैं। दे आर स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। और उस समय हरी को रियलाइज हो जाता है, हरी रियलाइजेज that अनिल knows everything। और तब उसको पता लगता है कि अनिल को सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हरी को अनिल ने कुछ भी नहीं बोला। उसको पता था कि उस बच्चे ने शायद कोई गलती करी है, लेकिन अगर वो वापस अपनी गलती सुधार कर आया है तो वो बहुत बड़ी बात है। अनिल टेल्स हरी दैट ही वुड बिगिन राइटिंग सेंटेंसेस। और अनिल उसको ये भी बताता है कि अब वो उसे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाने वाला है। हरी अंडरस्टैंड्स कि उसके मास्टर को उसके चोरी के बारे में पता है, मगर उसने उस चीज को इग्नोर करने का सोचा। एंड दिस इज हाउ गुड अनिल वाज। तो यहाँ पर एक रिफॉर्म्ड अनिल और अब यहाँ पर हरी को भी रियलाइज होता है कि अब उसने गलती करी है, लेकिन अब उसको अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। तो वो इस बार वापस से स्माइल करता है जैसे वो करता है, लेकिन इस बार ये स्माइल बिना किसी फेकनेस, बिना किसी मेहनत के थी, एंड स्पॉन्टेनियस, मतलब ऑन द स्पॉट, और एकदम दिल से उसके वो हंसी निकली थी। देयर इज नो डिसीट इन इट, उसमें कोई भी धोखा नहीं था, ठीक है, उसमें कोई भी धोखा नहीं था। और यहाँ पर हरी को रियलाइज होता है कि अनिल को सब पता होने के बावजूद भी अगर उसने उसकी सारी गलतियों को इग्नोर किया है, तो हरी को भी समझना चाहिए कि अनिल के साथ अब धोखाधड़ी नहीं करनी है। अब यहाँ पर ना बच्चे, इस चीज के मॉरल हमें क्या पता लगता है? यहाँ से हमें यह पता लगता है कि अनिल इतना अच्छा इंसान था कि उसने क्या किया, उसने हरी को माफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा? यहाँ पर सेंट्रल आइडिया भैया इसका ये होगा कि अनिल जैसे बनो, हरी जैसे नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो अनिल था वो इतना अच्छा था कि उसको ये समझ में आया कि उस बच्चे के पास पढ़ाई लिखाई करने का कोई साधन नहीं है, और अगर उसने चोरी करी भी है तो शायद वो चोरी उसने मजबूरी में करी हो। तो उस मजबूरी की चोरी से उसको बचाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को और अच्छा करने के लिए, उसकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए उसने उसको माफ़ कर दिया, ठीक है बच्चों। तो आइए इसका सेंट्रल आइडिया लिख लेते हैं। पहला है बी गुड टू एवरीवन, हर एक के साथ अच्छा रहो। Be good to everyone. Your honesty, नहीं, your kindness can move mountains and change people, ठीक है। अच्छे बनो क्योंकि आपकी अच्छाई माउंटेन्स हिला सकती है और लोगों को बदल सकती है। एंड चेंज पीपल जस्ट लाइक हरी, ठीक है। दूसरा, ये चैप्टर में हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ
education, it not only brings knowledge, पढ़ाई से सिर्फ नॉलेज नहीं आती, बट ऑल्सो, लेकिन हमें और क्या देता है, बट ऑल्सो secures a respectable and bright future. ठीक है, be like Anil, be a person like Anil. अनिल जैसे बनो. क्यों बनो अनिल जैसे? Ignore what can be ignored. Ignore what can be ignored. जो ये चीज़ें इग्नोर करी जा सकती हैं उनको कर दो, बट ऑलवेज हेल्प द नीडी. उसको ये चीज़ रियलाइज हुई कि उस बच्चे की भी गलती नहीं है, उसके पास कोई सिक्योर फ्यूचर नहीं है, उसके पास उसका बचपन खराब है, उसकी ज़िंदगी खराब है. अगर आज अनिल भी उसको पुलिस के हवाले कर देता है तो उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी. एंड अनिल वाज नॉट अ मैन लाइक दिस. उसको किसी की भी ज़िंदगी खराब करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. तो ऑब्वियसली उसने अनिल ने हरी को बिल्कुल भी पुलिस के पास नहीं दिया. और उसको पुलिस के पास ना देने का और उसको पढ़ाने लिखाने का यही रीज़न है, बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट हाउ हेल्पलेस द चाइल्ड माइट बी. और अगर वो चोरी करके चला जाता, देन ही वुड हैव कंसिडर्ड द चाइल्ड वाज रॉन्ग. लेकिन वो वापस आता है. दिस शोज दैट इवन इफ इट वाज अ सेल्फिश रीजन, दिस शोज कि हाउ गुडनेस कैन चेंज अ पर्सनस हार्ट. और जब उन्होंने रियलाइज किया कि येस हरी इज विलिंग टू चेंज, तो ही वॉज ओके. ही सेड कि ठीक है, वो उसे पे भी करेगा बिकॉज बच्चे को भी पैसा चाहिए, वो काम कर रहा है तो वो पैसा भी लेगा, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा भी बिकॉज वो उसे एक ब्राइट फ्यूचर गारंटी करता है. एंड उसी के साथ साथ एजुकेशन अगर होगी तो उसको चोरी नहीं करनी पड़ेगी. ही विल बी अ रिस्पेक्टेबल मैन इन द society. So this is all for this both these chapters बच्चे. I hope everybody has understood everything. So thank you all for being a part of today's lecture. I hope आप सब बच्चों को सब कुछ समझ में आया होगा. अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में, सेम डे सेम टाइम. तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय, गुड नाइट.